नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज देश के करोड़ों माता पिता खुश तो बहुत होंगे क्योंकि 2 साल से 18 साल की उम्र तक के 42 करोड़ बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए कोवैक्सीन का कवच आ रहा है। भारत में छोटे बच्चों की स्वदेशी वैक्सीन का श्री गणेश एक तरह से हो गया है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन को बच्चों के लिए आपातकालीन मंजूरी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है और अब डीसीजीआई की मंजूरी की औपचारिकता रह गई है। यानी अब कोवैक्सीन 12 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाई जाने वाली देश की पहली बाल वैक्सीन बन जाएगी। आपके बच्चे को कोवैक्सीन कब लगेगी, कितनी डोज होंगी, कितने दिन के अंतर पर डोज लगाई जाएंगी, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, बच्चों के लिए यह वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब देश के 25 करोड़ परिवारों को देने के लिए हमने बाल कोवैक्सीन गाइड तैयार की है। यह विश्लेषण आपके सारे भ्रम दूर कर देगा। एक तरह से यह बच्चों की वैक्सीन की एक कुंजी है। इसके बाद आपको कश्मीर ले चलेंगे और पाकिस्तान के आदेश पर खून खराबा करने वाले ट्रेनी आतंकियों पर सेना के तूफानी एक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। किस तरह 30 घंटे में 7 आतंकवादियों का दी एंड हो गया, ये आपको विस्तार से बताएंगे। इतनी तेजी से आतंकियों के ऐसे सफाई की गारंटी भारतीय सेना ही दे सकती है। हमारा फोकस आतंक के इंटर्न्स पर रहेगा क्योंकि अब नए आतंकियों को पाकिस्तान का सिलेबस पढ़ाकर लोन वुल्फ अटैक करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको आधार कार्ड वाले रजिस्टर्ड आतंकवादी के बारे में बताएंगे जो दिल्ली के बाजारों में विस्फोट की संभावनाएं ढूंढ रहा था। भरे बाजारों में त्योहार से पहले दहशत फैलाना चाहता था, लेकिन उसके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार कर देते हैं, भारत के कुछ हिस्सों से जीमेल के काम नहीं करने की खबरें आ रही हैं। इस वजह से लोग ईमेल नहीं भेज पा रहे। किसी वेबसाइट के डाउन होने की निगरानी रखने वाले डाउन डिटेक्टर के अनुसार 68% यूजर्स ने बताया कि वो वेबसाइट पर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 18% ने सर्वर कनेक्शन में गड़बड़ी की सूचना दी, जबकि 14% ने लॉगिन में दिक्कत की बात कंफर्म की। भारत के साथ कुछ अन्य देशों के यूजर्स ने भी ट्विटर पर ऐसी शिकायतें पोस्ट की हैं। हालांकि इस बारे में अब तक गूगल ने कोई कमेंट नहीं किया है। खबरदार की शुरुआत उस खबर से जिसे सुनकर देश के 25 करोड़ परिवारों की चिंता दूर हो जाएगी। देश में अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए फिट पाया है और इसे ड्रग्स एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास फाइनल क्लियरेंस के लिए भेज दिया है। उम्मीद है अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपके बच्चों को कोवैक्सीन लगना शुरू हो जाए। जो माँ बाप कोरोना वायरस की वजह से अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता में थे, स्कूल, पार्क, बाजार में हर जगह इस बात का डर था कि कहीं वायरस बच्चों पर अटैक न कर दे, उन्हें अस्पताल न पहुंचा दे, लेकिन इस नई वैक्सीन के आने के बाद बच्चों में कोरोना का खतरा कम होने वाला है। बच्चों की इस वैक्सीन की फैक्ट शीट शुरू में ही आपको दिखा देते हैं। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है। जिस तरह कोवैक्सीन की डोज बड़ों को लगी थी, उसी तरह बच्चों को भी कोवैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। दोनों डोज के बीच 20 दिन का अंतर होगा। इस पर बाकी की गाइडलाइंस भारत सरकार की तरफ से जल्दी जारी कर दी जाएंगी। यह भी माना जा रहा है कि इसकी कीमत बड़ों को दी जा रही कोवैक्सीन की कीमत के बराबर ही होगी। प्राइवेट अस्पतालों में 18 साल से ऊपर दी जा रही कोवैक्सीन की कीमत 1410 रुपए है, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि सरकारी अस्पतालों में बच्चों को वैक्सीन मुफ्त में ही लगाई जा सकती है। बच्चों पर हुए अब तक के ट्रायल में कोवैक्सीन बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने में असरदार पाई गई है। भारत बायोटेक ने बच्चों पर फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल सितंबर में पूरा किया था और अक्टूबर की शुरुआत में डेटा जमा किया था। हालांकि इससे पहले डीसीजीआई ने बच्चों के इस्तेमाल के लिए जाइडस कैडिला कंपनी की ज़ाइकोव डी नाम की वैक्सीन को अप्रूवल दिया था, लेकिन ज़ाइकोव डी और कोवैक्सीन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ज़ाइकोव डी 12 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी, जबकि कोवैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों को लगाई जा सकेगी, जो अपने आप में क्रांतिकारी है क्योंकि दुनिया में 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा दूसरा विश्वसनीय वैक्सीन मौजूद ही नहीं। कुल मिलाकर आज देश के 25 करोड़ परिवारों के लिए खुशी का दिन है। 18 साल की उम्र तक के करीब 42 करोड़ बच्चों और किशोरों के जीवन को कोरोना से सुरक्षित रखने का मंत्र यह समझिए कि बस मिलने ही वाला है। जो कोई नहीं कर पाया वो इंडिया ने कर दिखाया। कोवैक्सीन जो शायद सबसे सेफ वैक्सीन है, लाइसेंस हो गई है बच्चों के लिए 2 से लेके 18 साल तक। दुनिया भर में बच्चों की वैक्सीन तो बहुत हैं, लेकिन जो 2 साल के छोटे बच्चों को बचा सके वो भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। विद इन ए मंथ टू मंथ जब ये अवेलेबल होगी तो हमें अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर करना चाहिए।
आ रहा है हिंदुस्तान के 42 करोड़ बच्चों का कोरोना कवच। चार साल की वान्या की मां गरिमा ने आज चैन की सांस ली है, क्योंकि उनके बच्चों की सांसों को सुरक्षित बनाने वाली कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। गरिमा पिछले 19 महीनों से रोजाना इस डर से लड़ रही थी कि कहीं उनकी बेटी को कोरोना इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों के चक्कर ना काटना पड़े। लेकिन अब ये डर लगभग खत्म हो गया है। मैं और मेरे हस्बैंड हम भी दोनों कोविड से निकले हैं और हमने देखी है वो परेशानी कि कितनी ज्यादा परेशानी होती है। बच्ची हमारी छोटी थी और वो हमसे दूर रही थी उस दौरान। हाँ, वो सारी चीजों को देखकर तो अब बहुत रिलैक्स लगता है कि हाँ, वैक्सीन आ गया है तो हमारे बच्चे के लिए सेफ होगा अभी। और हम भी वैक्सीनेटेड हैं, हमारा बच्चा भी वैक्सीनेटेड हो जाएगा तो एक अलग ही खुशी होगी, क्योंकि अभी तक हमें ये था, हम तो दोनों वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, हमें तो अब डर नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चे के लिए हमें डर था अभी तक। बच्चा हमारा छोटा है तो अब हाँ, अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगा है सुनकर कि वैक्सीन आ गई है छोटे बच्चों के लिए। गरिमा की तरह पुणे के रहने वाले कुणाल इस बात से खुश हैं कि अब उनके बच्चे घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर जा सकते हैं। पिछले 19 महीने से कोरोना के खौफ से पूरा परिवार डर के साए में जी रहा था। खुशी तो बहुत है भाई, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे। अभी तक जो है सारे बच्चे जो है अंदर थे, कहीं नहीं जा रहे थे, घरों के अंदर बैठे थे, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी ज्यादातर, कोई स्पोर्ट्स नहीं, कुछ बाहर में खेल कूद नहीं। तो अभी हमें तो बहुत खुशी है कि अभी बच्चे जो है स्कूल में जाके राइट एनवायरनमेंट में सीख पाएंगे, अपने दोस्तों से मिल पाएंगे अच्छी तरह से। तो हम तो वेट कर रहे हैं कि भाई ये वैक्सीन जल्द से जल्द आए और हम अपने बच्चों को देके उन्हें स्वस्थ करें। बहुत केयरफुल होके रहना पड़ा था बच्चों के साथ, उनको कैसे बिजी रखा जाए। ऑनलाइन स्कूलिंग इतना इजी नहीं था, उनके लिए इतनी कोई एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन अभी वैक्सीन आने से फिर वो लोग वापस स्कूल जा पाएंगे। वो लोग भी चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों से मिलें, बाहर का एनवायरनमेंट हेल्दी एनवायरनमेंट हो। और मुझे तो बहुत खुशी है कि ये वैक्सीन आ रही है बच्चों के लिए। वाकई में चेहरे पे मुस्कान आई हुई है। हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत ही खुशी की खबर है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन, ये सब उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और खासतौर पे जब वो अपने दोस्तों से मिलते हैं या स्कूल जाते हैं, जिनसे वो बहुत दिनों से नहीं मिले होते हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे उनको देख रहे होते हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद हम काफी अपने आप को नॉर्मल और सिक्योर महसूस करेंगे, जैसा कि हम प्री कोविड टाइम पर करते थे। देश के करोड़ों माता पिता को इस बात की चिंता थी कि उन्हें वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन 12 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं आई थी। लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो इसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को हो सकता है। लेकिन इस वैक्सीन से उम्मीद है कि अस्पताल जाने वाली गंभीर स्थिति को रोका जा सकता है। आज के दिन हम बात करें जो कोवैक्सीन को अप्रूवल मिला, ये बहुत बड़ा दिन है, एक ऐतिहासिक डे है, ना केवल पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बट इंडिया के लिए भी। इनकी इंडिजिनस वैक्सीन को अप्रूवल मिला है 2 साल के ऊपर। शायद अगले हफ्ते हमें WHO से एडल्ट के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब हमें पीडियाट्रिक अप्रूवल भी WHO से मिलेगा। दूसरी बात रही बात एफिकेसी और इम्यूनोजेनिसिटी की। इन जनरल प्रिंसिपल क्या है? इन जनरल प्रिंसिपल है, अगर एडल्ट को कोई वैक्सीन कोई मिनिमम साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तो पीडियाट्रिक में साइड इफेक्ट्स और भी कम होंगे, क्योंकि पीडियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं वो रिएक्टोजेनिक नहीं होते। रही बात इम्यूनोजेनिसिटी की, ये फेज 3 का डाटा देखना पड़ेगा जिन्होंने सबमिट किया है, जिसके आधार पे हमें अप्रूवल मिला है। बड़े हों या बच्चे, कोवैक्सीन की सुरक्षा लगभग एक जैसी है। हालांकि इन ट्रायल्स के अंतिम नतीजे सामने आना भी बाकी है, लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों में कोवैक्सीन करीब 78% कारगर साबित हुई है। इसलिए बच्चों में भी इसके असर को प्रभावी माना जा रहा है। आखिर बच्चों के लिए खुशखबरी, कोवैक्सीन जो शायद सबसे सेफ वैक्सीन है, लाइसेंस हो गई है बच्चों के लिए 2 से लेके 18 साल तक। अगर ये वैक्सीन जल्दी शुरू हो जाती है तो छोटे बच्चे भी स्कूल फेज मैनर में जा पाएंगे, फिर से अच्छे वक्त आएंगे, पढ़ाई कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। ये बच्चों के लिए सबसे अच्छी खबर। बच्चों पर कोवैक्सीन के असर को देखने के लिए भारत बायोटेक ने 3 फेज में वैक्सीन का ट्रायल किया। बच्चों में कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए बच्चों को 3 एज ग्रुप में बांटा गया था। इनमें पहली जांच 12 से 18 साल के ग्रुप पर, दूसरी जांच 6 से 12 साल के ग्रुप पर
और तीसरी जांच 2 से 6 साल के ग्रुप पर की गई थी। सितंबर में आए तीसरे फेज के ट्रायल के डेटा में वैक्सीन के असरदार नतीजे दिखाई दिए, जिसकी रिपोर्ट DCGI को सौंप दी गई है। We are in the process. So we are doing whatever the WHO wants it. We are fulfilling all the requirement. It's a process of the regulatory system. So we need to understand. And we both have, we have 6 vaccines WHO pre-qualified. It's not that we don't know the field. 20 दिन के अंतर पर 2 डोज लगाने का इमरजेंसी अप्रूवल तो मिल गया है, लेकिन इस आपातकालीन मंजूरी में कई शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल के प्रोटोकॉल के हिसाब से अपनी स्टडी को जारी रखना होगा। इस ट्रायल से जुड़ी जानकारी, वैक्सीन से जुड़ी फैक्ट शीट जमा करनी होगी। वैक्सीन लगाने की शुरुआत के 2 महीनों में हर 15 दिन में साइड इफेक्ट से जुड़ा सेफ्टी डेटा जमा करना होगा और शुरुआती 2 महीने बीतने के बाद हर महीने साइड इफेक्ट से जुड़ा सेफ्टी डेटा जमा करना होगा। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो पिछले 1.5-2 साल से घर में बंद होकर रह गए हैं, कोवैक्सीन की 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन एक उम्मीद बनकर आ रही है। इससे माँ बाप को भी बच्चों को स्कूल भेजने में तकलीफ कम होगी, वो ज्यादा सुरक्षित फील करेंगे और बच्चे भी अब घर से बाहर निकलकर सुरक्षित तरीके से खेल पाएंगे और स्कूल भी जा पाएंगे। भारत को बच्चों की वैक्सीन तो मिल गई है और ये एक बड़ी सफलता है, लेकिन अब भी भारत के इस क्रांतिकारी स्वदेशी वैक्सीन को WHO से अपने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है। इस मंजूरी का इंतजार जारी है। उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने को वैक्सीन को WHO से भी इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल मिल जाएगा। स्नेहा मोरदानी और पंकज खेलकर के साथ मिलन शर्मा, आज तक। बच्चों की वैक्सीन आने के बाद बहुत से माता पिता के मन में कई सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि नई वैक्सीन कब से लगना शुरू हो जाएगी। कोवैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी मिल गई है, इसे DCGI के पास अंतिम क्लियरेंस के लिए भेजा गया है, यानी क्लियरेंस लगभग तय है। इसके बाद उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीने में वैक्सीन बच्चों को लगाई जाने लगेगी। अभी गाइडलाइंस बनाने का काम चल रहा है। दूसरा सवाल, 2 से 18 साल के बच्चों में किन बच्चों को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइंस तैयार कर रहा है, लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से बीमार बच्चे और ऐसे बच्चे जिन्हें पहले से कोई दूसरी बीमारी है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें हृदय और किडनी की गंभीर बीमारियों से लड़ रहे बच्चे, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित बच्चे, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा अस्थमा से पीड़ित बच्चों को वैक्सीन लगवाने का मौका पहले दिया जाएगा। तीसरा सवाल, कई माता पिता के मन में ये चिंता भी है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद किस तरह के साइड इफेक्ट होंगे। वैसे वैक्सीन से मामूली साइड इफेक्ट सामने आते रहे हैं। इस वैक्सीन से भी बुखार, शरीर में दर्द या जुकाम जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इन सामान्य लक्षणों का अर्थ यह है कि वैक्सीन काम कर रही है। चौथा सवाल, क्या बच्चे इस वैक्सीन को लगवाने के बाद विदेश जा सकेंगे। इसका जवाब WHO की मंजूरी पर निर्भर है। जब WHO कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देगा, तभी बच्चे विदेश जा सकेंगे, उससे पहले नहीं। अच्छी बात यह है कि कोवैक्सीन के अब तक के ट्रायल्स में बच्चों पर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, इसीलिए ये एक सुरक्षित और असरदार वैक्सीन कही जा रही है। हालांकि बच्चों की वैक्सीन में कई और कंपनियां भी रेस में हैं। आने वाले कुछ महीनों में कई और वैक्सीन आ सकती हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि दुनिया के कई देशों में बच्चों की वैक्सीन लगाई जा रही है और ये वैक्सीन कंपनियां भारत में आने की तैयारी कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों की वैक्सीन के विकल्प बढ़ने वाले हैं। बच्चों के स्कूलों को खोलना मजबूरी है, लेकिन भारत में स्कूल जा रहे बच्चों के माँ बाप के मन में डर बैठा हुआ है, क्योंकि बच्चों को अभी कोरोना वैक्सीन लगनी तक शुरू नहीं हुई है। स्कूल हो, पार्क हो, बाजार हो, कहीं भी जाने पर बच्चों को लेकर चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें कोरोना का सुरक्षा कवच नहीं मिला है। हालांकि अब ये हालात जल्द बदलने वाले हैं। माँ बाप की चिंता का समाधान न सिर्फ भारत बायोटेक की बच्चों की कोरोना वैक्सीन में है, बल्कि भारत में बच्चों की दूसरी वैक्सीन भी कतार में है। 2 से 18 साल के बच्चों की भारत बायोटेक की वैक्सीन को अभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ही हरी झंडी दिखाई है, लेकिन 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए जायडस कैडिला की बिना सुई वाली जायकोव डी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा DCGI ने जुलाई में ही सीरम इंस्टीट्यूट को उसकी कोवैक्स वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 ट्रायल की मंजूरी दी थी। इस वैक्सीन का ट्रायल 2 से 17 साल के बच्चों पर किया जा रहा है। DCGI ने सितंबर में सीरम इंस्टीट्यूट को अमेरिकी दवा कंपनी नोवोवैक्स की बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दी थी।
इस वैक्सीन का ट्रायल 7 से 11 साल के बच्चों पर किया जा रहा है। सितंबर में ही हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को 5 से 18 साल के बच्चों की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल की इजाजत मिल चुकी है। यानी भारत में बच्चों की कोरोना वैक्सीन के रोल आउट पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। रही बात कोवैक्सीन के लिए, मैं पेरेंट्स से अपील करूंगा कि विद इन ए मंथ 2 मंथ जब ये अवेलेबल होगी तो हमें अपने बच्चों को वैक्सीनेट शुरू करना चाहिए। स्पेशली 10 साल से ऊपर जो लोग स्कूल जा रहे हैं, जो लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ट्यूशन अटेंड कर रहे हैं, जो 12 और 18 साल के बीच में हमें वैक्सीनेट करना चाहिए। कोवैक्सीन या कोई भी और वैक्सीन जिसको अप्रूवल मिलती है। भारत में बच्चों की कोरोना वैक्सीन का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन दुनिया के कई देशों में बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। फाइजर बायोएनटेक की बच्चों की वैक्सीन को कई देशों में मंजूरी मिली है। अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों को ये वैक्सीन मई से ही लग रही है, जबकि 12 से 15 आयु वर्ग में कनाडा ने मई में ही इस वैक्सीन को मंजूरी दी थी। इसी वैक्सीन को मई में 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए ब्राजील ने भी लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इटली और फ्रांस ने भी 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन लगानी शुरू कर दी है। यूके ने भी बच्चों की वैक्सीन के लिए फाइजर पर भरोसा किया है। वहां 12 से 15 साल के बच्चों को टीका लग रहा है। इटली में फाइजर के अलावा मॉडर्ना की भी बच्चों की वैक्सीन मंजूर है। नीदरलैंड, इजराइल और जर्मनी जैसे देशों में भी बच्चों को कोरोना वैक्सीन लग रही है। इसके अलावा 3 से 17 साल के बच्चों को चीन ने सिनोवैक वैक्सीन लगानी शुरू की है। हालांकि चीन के हर एक सामान की तरह चीनी वैक्सीन की गारंटी लेना भी बहुत मुश्किल है। दुनिया के तमाम देशों की तरह बच्चों की कोरोना वैक्सीन की रेस में भारत का शामिल होना एक सुखद संकेत है। एक ओर भारत वयस्क टीकाकरण में 100 करोड़ के आंकड़े को छूने वाला है, तो दूसरी ओर बच्चों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य जल्द शुरू होने वाला है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत बायोटेक की बच्चों की कोरोना वैक्सीन इसलिए उत्साहजनक है क्योंकि इस वैक्सीन की रेंज सबसे ज्यादा है। ये एक लौती वैक्सीन है जो 2 से 18 साल के बच्चों के लिए है, जबकि बच्चों की अधिकतर वैक्सीन 12 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए है। भारत बायोटेक की वयस्कों की कोरोना वैक्सीन को इस महीने के अंत तक WHO की मंजूरी मिलने के संकेत हैं। ऐसे में दुनिया भर में बच्चों के टीकाकरण के लिए भी इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। कश्मीर को दहलाने की एक बड़ी साजिश पाकिस्तान की ओर रची गई। इसमें पाकिस्तान के आतंकी सीधे तौर पर नहीं बल्कि अपने आतंकी इंटर्न्स की मदद से हमले करवा रहे हैं। आतंक के इंटर्न घाटी में लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं और इस तरह से अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पाकिस्तान को भेज रहे हैं। लेकिन सेना ने आतंक के नए इंटर्न्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। 30 घंटे में 5 एनकाउंटर हुए और इसमें 7 आतंकी मारे गए। अनंतनाग, बांडीपोरा और पूंछ के बाद कल रात शोपियां में भी आतंकियों के साथ सेना की जबरदस्त मुठभेड़ हुई और जो अंजाम अनंतनाग और बांडीपोरा के आतंकियों का हुआ था, वही अंजाम शोपियां के आतंकियों का भी हुआ। शोपियां में 3 आतंकियों को सरेंडर का मौका भी दिया गया, लेकिन जब आतंकियों ने शब्दों का जवाब गोलियों से दिया तो फिर सेना ने भी आतंकियों का जहन्नुम वाला टिकट काट दिया। यंत्र मजाइद अंदर छु फंसे हुए कुछ डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर है इसको तैयार। पाकिस्तान की साजिशों का पैंतरा बदला है, लेकिन भारतीय सेना के तेवर नहीं बदले। आतंकियों के इंटर्न के बूते पाकिस्तान अपना टेरर प्रोजेक्ट पूरा करना चाहता है, लेकिन अनुभवी भारतीय सेना के सामने आतंक के ये इंटर्न्स कुछ भी नहीं। सेना की जवाबी कार्रवाई में 7 आतंकी मारे जा चुके हैं। शोपियां में कल रात 3 आतंकियों ने सेना से भिड़ने की जुर्रत की तो सेना ने आतंकियों को घेर लिया और पहले सरेंडर का ऑफर बढ़ाया। यंत्र मजाइद अंदर छु फंसे हुए कुछ डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर है इसको तैयार। लेकिन जब बोली के बदले गोली मिली तो जवाब भी गोलियों से दिया गया और तीनों आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों के नाम दानिश अहमद, यावर अहमद और मुख्तार शाह थे। इसमें मुख्तार शाह वही आतंकी है जिसने कुछ दिन पहले श्रीनगर में वीरेंद्र पासवान नाम के रेहड़ी वाले को गोली मार दी थी। कल शाम को ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि तुलन गांव में एक घर के भीतर टीआरएफ के कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। पुलिस ने प्रयास किए थे कि ये तीनों जो स्थानीय मिलिटेंट है सरेंडर करें, लेकिन उन्होंने सरेंडर की ऑफर को जो है नकारा और उस बीच गोलीबारी में तीनों मारे गए। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ की जगह से हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है।
शोपियां के फेरीपोरा में भी आज सुबह 10 बजे करीब एक एनकाउंटर शुरू हुआ, लेकिन ये भी कुछ घंटे में ही खत्म हो गया क्योंकि दोनों आतंकियों का शिकार सेना की गोली ने कर लिया। कल से ही भारतीय सेना कश्मीर घाटी में चुन चुन कर आतंकियों का सफाया कर रही है और इसी कड़ी में पुंछ उसके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। परसों रात से एक कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है इस जनरल इलाके में चल रहा है। उसमें कल सुबह जो है एक पार्टी के ऊपर टेररिस्ट ने अटैक किया था जो उस कार्डन एंड सर्च का हिस्सा थी, जिसमें हमारे आर्मी जवान जो है वो शहीद हुए। उसके बाद दोबारा एक लोकेशन में टेररिस्ट के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ। कल से ही पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है और भागे हुए आतंकियों की तलाश भी हो रही है। आज तक की टीम इन खतरनाक हालात में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। मौजूद हैं डेरा की गली इलाके में, राजौरी और पुंछ जिले की सीमा के पास, और यहाँ पर जो है कल से जो है लगातार यहाँ पर जो है मुठभेड़ जारी है भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच। इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तलाशी अभियान है उसको इंटेंसिफाई किया गया है, गहन तलाशी अभियान चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय सेना के शूरवीर इस समूचे इलाके में जो है इस समय तलाशी कर रहे हैं। ये जो है घना जंगल का इलाका है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घने जंगल है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, लेकिन भारतीय सेना जो है पूरी तरह से प्रयासरत है कि जो आतंकवादी जंगलों में छुपे हैं उनको जल्द से जल्द ढेर किया जाए। कल यहीं सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। जवानों की शहादत की खबर जब उनके परिवार वालों को मिली तो उनकी आंखें भर आई। शहीदों के परिवारों का ये दर्द, ये आंसू आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचाने की मांग करते हैं। अब सेना आतंकियों को ऑल आउट किए बगैर रुकने वाली नहीं है। इस बार ये लड़ाई लंबी चल सकती है क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर और जैश नए मॉड्यूल के तहत काम कर रहे हैं। लश्कर और जैश ने अपने नाम बदलकर काम शुरू किया है। लश्कर-ए-तैयबा ने अपना छद्म नाम अल बर्क रखा है। जैश-ए-मोहम्मद ने अपना नाम अल उमर मुजाहिदीन रख लिया है और नए आतंकियों को इन्हीं संगठनों के नाम पर ट्रेनिंग दी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से पाकिस्तान ने ऐसा किया है ताकि आतंक के नए इंटर्न्स को ट्रेनिंग भी मिलती रहे और अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को भनक भी न लगे। आतंक परस्त पाकिस्तान अपनी चालबाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इस बार उसने आतंकवादियों के छद्म नाम से साजिश रची है। खुफिया सूत्रों ने आज तक को जानकारी दी है कि जहां जम्मू कश्मीर में कई आतंकी संगठनों के छद्म नाम रख करके सिविलियन के ऊपर हमला किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाक अधिकृत कश्मीर में भी इस तरीके से लश्कर और जैश के आतंकियों के नाम बदले जा रहे हैं। पीओके में चल रहे इन आतंकी कैंपों को अलग अलग क्लस्टर की तरह तैयार किया गया है। ये आतंकी ट्रेनिंग सेंटर मानसेहरा, मुजफ्फराबाद, कोटली, खुदरिके और बहावलपुर में तैयार किए गए हैं। मानसेहरा के करीब बालाकोट, गढ़ी, हबीबुल्ला और बतरासी में आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का आतंकी ट्रेनिंग सेंटर है। मुजफ्फराबाद के पास चेलाबंदी, सवाई नाला, मुस्कारा अक्सा, अब्दुल्ला बिन मसूद और दुलाई नाला में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर है। कोटली के नजदीक गुलपुर, सेसा, बाराली, डूंगी में आतंकी कैंप बनाए गए। बहावलपुर में भी नए आतंकी ट्रेनिंग कैंप शुरू किए गए। सूत्रों ने बताया है कि मानसेहरा और मुजफ्फराबाद के इलाके में भारी संख्या में आतंकवादियों को इस समय ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही इन ट्रेंड आतंकवादियों को 11 नए रूटों के जरिए भारत में घुसपैठ कराने की साजिश है। जम्मू कश्मीर के उन इलाकों में जहां से ये घुसपैठ कर सकते हैं, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि एलओसी के उस पार 35 लॉन्चिंग पैड पर भारी संख्या में आतंकवादियों को इकट्ठा किया गया है। कश्मीर घाटी में शांति और सौहार्द का माहौल बनता देखकर पाकिस्तान बौखला गया है, इसीलिए उसने अपने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। एक तरफ वो आतंकियों को पीओके में ट्रेनिंग दे रहा है और दूसरी तरफ घाटी में वो आतंक के इंटर्न्स के जरिए हमले करवा रहा है। ऐसे हालात में ये भारतीय जवानों की चौकसी और रणनीति का असर है कि सीमा पार की हर साजिश नाकाम हो रही है।
अशरफ वानी, सुनील जी भट्ट और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। जब सीमा पार से घुसपैठ के सारे पत्ते फेल हो गए तो पाकिस्तान ने आतंक के इंटर्न्स को एक्टिव कर दिया। जब दिल्ली के सख्त निर्देशों की वजह से साजिशें नाकाम होने लगी तो अब पाकिस्तान ने अपने दिल्ली वाले आतंकी रिश्तेदारों को जगा दिया है। दिल्ली पुलिस ने लक्ष्मी नगर से आधार कार्ड वाले आतंकी को पकड़ा है। पाकिस्तानी पते वाला यह आतंकी पिछले 15 सालों से भारत में रह रहा था। इसके पास सब कुछ था, आधार कार्ड, पासपोर्ट और भारतीय पत्नी भी। लेकिन जैसे ही आकाओं का आदेश आया, इसने दिल्ली को दहलाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इधर इसने भीड़ भाड़ वाले इलाकों की रेकी शुरू की, उधर स्पेशल सेल ने इसे घर पर ही दबोच लिया। दिल्ली के इन बाजारों को बमों से दहलाने की बड़ी साजिश, मासूमों को गोलियों से छलनी करने का बड़ा षड्यंत्र। दिल्ली पुलिस की पकड़ में आया आधार कार्ड वाला आतंकी। 15 सालों से ये इंतजार कर रहा था अपने आकाओं के आदेश का। पिछले 15 सालों से तैयारी कर रहा था अशरफ अली, इंतजार में था कि आदेश आए और ये हमला कर दे। इसके पास सब कुछ था, पासपोर्ट, आधार कार्ड, रिहाइश के सबूत, सब कुछ, लेकिन सब फर्जी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब इसको पकड़ा तो वो भी हैरान थे कि इतने सालों तक ये आतंकी किसी की नजर में कैसे नहीं आया। आईएसआई ने इसको रिक्रूट किया था और आईएसआई के हैंडलर्स इसको हैंडल कर रहे थे। इसने पास्ट में भी कई सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज में अपनी इन्वॉल्वमेंट कबूल की है, उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। इसके इंस्टेंस पे वेपन्स की रिकवरी हुई है, AK-47 ग्रेनेड और कार्ट्रिजेस, पिस्टल्स वगैरह की। फेस्टिव सीजन है तो हम सेफली इन्फर कर सकते हैं कि ये कोई ना कोई टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देने वाले थे। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में शांति थी। पिछले कई सालों से भारत पाकिस्तान के आतंकी हमलों से छलनी नहीं हुआ था। यही बात पाकिस्तान के पेट दर्द का कारण थी। इसीलिए उसने अशरफ जैसे स्लीपर सेल वाले आतंकियों को एक्टिव किया। ये भी बताया जा रहा है कि वो नेपाल के रास्ते दिल्ली आया था। फिलहाल स्पेशल सेल की टीमों ने उसे रमेश पार्क से गिरफ्तार किया है। वो नूरी मोहम्मद नूरी के नाम से अपना एक नई आइडेंटिटी के तहत दिल्ली में रह रहा था, जिसको गिरफ्तार किया है स्पेशल सेल ने। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये इसके पास से भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं, AK-47 बरामद हुई है, हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। सोमवार रात 9 बजे के करीब लक्ष्मी नगर इलाके से जब स्पेशल सेल ने अशरफ को पकड़ा तो पूछताछ के बाद वो उन्हें अपने हथियारों वाले अड्डे पर ले गया। यमुना किनारे बालू में दबाकर अशरफ ने AK-47 और उसकी मैगजीन, पिस्तौल और उसकी 50 राउंड गोलियां, इसके अलावा कुछ हैंड ग्रेनेड्स छिपा कर रखे थे। पूछताछ में यह भी पता चला कि वो पाकिस्तान के नारोवल का रहने वाला है। अली अहमद नूरी के फर्जी नाम से दिल्ली में रह रहा था। फर्जी दस्तावेजों के जरिए इसने पहचान पत्र भी बनवाए थे। फर्जी आईडी से ही इसने 2 मोबाइल फोन लिए थे। अशरफ के पास से एक भारतीय पासपोर्ट भी मिला है। हमने ये जानने की कोशिश की कि पिछले 15 सालों में अशरफ भारत में कैसे रह पाया। काफी टाइम पहले हमारे किसी जानने वाले के साथ आए थे, तो इन्होंने कहा कि मैं रमेश पार्क में काम करता हूँ लक्ष्मी नगर की तरफ, तो मुझे किराए पे कमरा चाहिए था। तो पापा ने इन्हें किराए पे कमरा वगैरह दिया था और उसके बाद इन्होंने थोड़ी मदद मांगी थी मेरे पास किसी चीज़ में डॉक्यूमेंट लगाना, तो उसमें जो है मेरे को आधार कार्ड की ज़रूरत है। लोगों के बीच एक आम सोच है कि देश के क्रिकेटर बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते, लेकिन कुछ क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिनके लिए भारत और भारतीय क्रिकेट सर्वोपरि। इन्हीं में से एक है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जल्द ही टीम इंडिया के मेंटोर होने वाले हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इस काम के लिए माही BCCI से एक भी रुपया नहीं लेंगे। महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप में टीम के मेंटोर बनकर साथ रहेंगे, लेकिन इसके लिए वो BCCI से कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे। अपने इस रोल में महेंद्र सिंह धोनी टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कोरोना के समय में कृषि अकेला ऐसा सेक्टर रहा है जिसने दमदार प्रदर्शन करने का हौसला दिखाया। इसी ताकत के दम पर ग्रामीण इलाकों के लोग देश में FMCG से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक की बिक्री को बढ़ा रहे हैं। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि डिमांड बढ़ाने में ग्रामीण इलाकों का बड़ा रोल है।
देश की इकोनॉमी के जोरदार प्रदर्शन करने का दावा वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक रिपोर्ट में किया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को सितंबर की आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक सितंबर में देश के आर्थिक विकास दर में खासा इजाफा हुआ है। इसकी वजह कोविड-19 का असर कम होना है और टीकाकरण में तेजी आना है। रिपोर्ट के मुताबिक रबी मार्केटिंग सीजन में गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदारी और खरीफ की पैदावार में संभावित बढ़ोतरी से गांव में मांग बढ़ी है। इसके अलावा अप्रैल से जुलाई के बीच FDI भी 62% बढ़कर करीब 2,05,000 करोड़ रुपए रहा है। इसके साथ ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी FPI निवेश बढ़कर करीब 22,500 करोड़ रुपए रहा है। इस साल अप्रैल से सितंबर के आखिर तक ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा विदेशी निवेश भारत के पूंजी बाजार में आया है। अब तक भारत के शेयर और बॉन्ड बाजारों में करीब 54,155 करोड़ रुपए का FPI निवेश हुआ है। FPI ने ब्राजील के बाजारों में अप्रैल सितंबर में करीब 67,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक हर महीने जारी होने वाली हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स के मुताबिक आर्थिक रिकवरी में चौतरफा इजाफा हो रहा है। जानकारों के मुताबिक एग्री इकोनॉमी में आ रहे सुधार से FMCG से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर तक को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अभी भी रिफॉर्म चाहिए अगर हमने फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है। 7 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर FDI की अपार संभावनाएं हैं। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जिसमें फूड प्रोसेसिंग है, व्हीकल एंड पार्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेक्सटाइल है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं और केमिकल्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी देश की इकोनॉमी को अगर कोविड के कहर से बचाने में कृषि कामयाब रही है तो फिर अब खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था की बिक्री बढ़ाने में भी एग्रीकल्चर सेक्टर ने कमान अपने हाथ में ले रखी है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।